चलो, गुड मॉर्निंग सभी को प्यारे बच्चों। मॉर्निंग सर। देखिए, आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं हम लोग वो अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अगर कहा जाए पिछला जितना भी कौशल था वो महत्वपूर्ण था, उतना ही ये भी कौशल शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका नाम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, देखिए इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक से जानकारी जो है वो समझना होगा कि है क्या उद्दीपन परिवर्तन। तो कोई भी ऐसा वास्तविक पदार्थ जिसको देख करके कोई भी जीवधारी जो है कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं या उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, उद्दीपक। तो इसी प्रकार से कक्ष में टीचर भी क्या करता है, ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस को ला करके बच्चों में अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित या प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, और ये जो अनुक्रियाएं होती हैं या उद्दीपन जो होता है वो दो प्रकार का कहीं ना कहीं माना जाता है। एक तो होता है आपका आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य उद्दीपक। अब इसको समझाने से पहले थोड़ा सा आप समझिए कि आंतरिक उद्दीपक क्या होता है और बाह्य उद्दीपक क्या होता है। आंतरिक उद्दीपक से आशय ये लगाया जाता है कि जो मनुष्य के अंदर जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे प्रेरित होकर के वो कार्य करने के लिए कह सकते हैं कि जागरूक होता है। जैसे कि भूख प्यास हो गया। भूख प्यास आपको बाहर से नहीं दिखाई देता ना, हाँ, जैसे अगर ये अंदर महसूस होता है और उसको अंदर महसूस होने से बालक क्या करता है, उसकी तृप्ति के लिए कहीं ना कहीं कार्य करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रुचि ना, जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर रुचि नहीं है वो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो ये भी एक आंतरिक क्रिया है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कार्य करने के लिए वो प्रेरणा मिलती है। उसी प्रकार से बाह्य तमाम ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसको दिखा करके टीचर क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बाह्य कौन कौन से हैं। तो ये बाह्य में जब हम घटक की बात करेंगे तो घटक में ऐसे बाह्य जो कारक हैं मैं उसकी चर्चा आप लोगों को कर लूँगा। तो बिना समय गवाए मैं आप लोगों को एक एक घटक की बात करता हूँ, जिसमें पहला है शरीर संचालन का प्रयोग। ठीक है, तो जब भी आप शिक्षण करने आए सूक्ष्म शिक्षण में, तो जैसे होता क्या है कि कभी कभी टीचर क्या करते हैं कि शरीर संचालन एक ही जगह से खड़े होकर के, जैसे लेक्चर स्टैंड हो गया ऐसे, और वहीं पे खड़े होकर के यहीं से पूरा लेक्चर दे देते हैं, तो उतना प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो पाता है। जब बच्चों के लिए स्टिमुलस का कार्य तब करेगा, प्रेरित होंगे तब जब आप बच्चों के सामने क्या करें, ऐसे टहलते हुए क्या करिए, पास चले जाइए, उनके सर पे हाथ सहलाइए ना, थोड़ा सा पीठ थपथपा दीजिए, या फिर श्यामपट पे आकर के कोई लेखन कार्य कर दीजिए। ऐसा मोमेंट आप करते रहेंगे तभी बच्चे क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादातर सीखेंगे तभी। और नहीं तो सिर्फ आप एक जगह खड़े होकर के अगर शिक्षण कार्य करेंगे तो वो उनके लिए स्टिमुलस का कार्य नहीं करेगा। अगर किसी भी छोटे बच्चों को आप देखिए, सिर पे थोड़ा सा सहला दीजिए, सर ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे बहुत मानते हैं ना, ये सारी चीज़ें, पीठ थपथपा दी, बहुत शाबाशी मुझे दिए, ऐसे कहीं ना कहीं कल्पना करते हैं और वो कार्य करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ है हाव भाव, मुख मुद्रा, आँखों व हाथों के संकेत का प्रयोग। हाव भाव जो विचार होते हैं उन विचारों को क्या करना, प्रस्तुत करना। और वो प्रस्तुतकरण कैसे होगा, कहीं ना कहीं मुख मुद्राओं के द्वारा होगा। आप देखे होंगे कि बच्चों को जैसे अगर कहा जाए कि हमने प्रश्नीकरण किया, प्रश्नीकरण करने के पश्चात हमने कहा शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, तो ये सारी चीज़ें अगर हम कह रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं स्टिमुलस मिल जाता है। या फिर हम तमाम प्रकार के ये भाव भंगिमाएँ बनाएं मुख पे जैसे, तो समझ जाता है कि इसका मतलब आंसर नहीं सही है। या फिर हम मुस्कुरा दें, थोड़ा सा फेस में स्माइलिंग हिला दें, तो समझ जाता है कि नहीं, मेरा जो रिस्पांस है वो अच्छा है, इसलिए टीचर मेरे आंसर पे मुस्कुराए हैं ना। तो ये मुख मुद्राएं जो होती हैं वो बहुत कुछ बच्चों को पुनर्वलन का काम करती हैं, या फिर कह सकते हैं उद्दीपन का काम करती हैं। ठीक है, आँखों का भी आप देखे होंगे कि अगर बच्चे ने रिप्लाई दिया तो आप क्या करिए, आप आँखों से सहमति ऐसे ऐसे कर दीजिए, समझ गया कि नहीं सर मेरा रिप्लाई अच्छा था। या फिर
आप आंखें बड़ी बड़ी कर लीजिए, छोटी कर लीजिए ना, आंखें लाल भी करना होता है, कभी एक घूर से देखिए घूरना ना, तो उससे भी बच्चों को पता चलता है। कभी कभी क्लास में क्या होता है ना कि बच्चे आपस में ही बात करते रहते हैं ना, तो बात करते रहते एक टक आप उनकी तरफ ऐसे एक बड़ी आंखें करके देखिए, तुरंत देखिएगा तो समझ जाएगा कि सर मेरे पे क्रोधित हो रहे हैं। तो आपको क्लास में ये भी करना है। हाथों का संकेत करके, तो आप कभी कभी बच्चों को खड़ा करवाने के लिए भी हाथों से इंडिकेट करते हैं ना, उत्तर सही है या गलत है बच्चों को बैठाना है तो आप सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं तो बैठ जाता है ना, या फिर ऐसे उंगली दिखा देते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं शिक्षण के दौरान हाथों का भी प्रयोग किया जाता है। तो टीचर कक्ष में इन सारे क्रियाओं का कहीं ना कहीं बखूबी इस्तेमाल करता है, सारी चीज़ें, तब उद्दीपन परिवर्तन कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये दो आपको। तीसरा है स्वरों में उतार चढ़ाव का प्रयोग। ठीक, जब भी आप शिक्षण कार्य करें प्यारे बच्चों, तो स्वरों का जो उतार चढ़ाव होना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे जैसे हिंदी का अगर कोई टीचर है, हिंदी भाषा अगर पढ़ा रहा है, तो उसमें जब पद्य में कोई कविता पाठ कर रहा है, तो अगर सिंपल रूप से सिर्फ पढ़ रहा है तब उतना रोचक आनंददायी बच्चों को नहीं आएगा ना। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, स्वरों का उतार चढ़ाव कर रहा है, जिस तरीके का भाव है उस तरीके का प्रस्तुतिकरण करे। शोक है तो थोड़ा दुखी भाव ना, अगर वीरता की जहाँ बात आ रही है वहाँ उत्साह होना चाहिए, जहाँ पर ऐसे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का आपको उतार चढ़ाव करना होगा, तभी वो स्टिमुलस अच्छा होगा। ठीक है, तो उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं स्वरों का होना चाहिए शिक्षण के दौरान, एक ही स्वर में नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे कि एक कहते हैं लयबद्ध तरीका ना, तो ये जब भी आप गीत प्रस्तुत करें या फिर आप पद्य में कोई भी एक कविता का वाचन कर रहे हैं, तो वो आप में स्वर ऐसे होने चाहिए। तो अगर एक वे में पढ़ेंगे, जैसे गाना होता है ना, आप लोग गाते हैं एक ही लय में थोड़ी ना गाते हैं, तो उसमें जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है उस तरीके से आप गाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गीत अच्छे लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से वाचन करते समय भी आप उतार चढ़ाव करें। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का प्रयोग। शिक्षण तभी उतना प्रभावशाली माना जाता है जब छात्रों और शिक्षक के बीच में क्या हो, अंतःक्रिया हो। जहाँ पर अंतःक्रिया ये होता है वहाँ पर बच्चा ज़्यादातर सीखता है। तो ये अंतःक्रिया कैसे हो सकता है, आप जो स्टिमुलस ला रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसा चित्र बनाइए, बच्चे ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। कुछ ऐसे चित्र निर्मित करके लाइए जिनको आप बच्चों के सामने दिखाइए, या फिर कुछ वास्तविक मूर्त अमूर्त वस्तुएं लाइए जिसको आप बच्चों के सामने दिखाइए, बच्चे देखेंगे, देख करके वो क्या करेंगे, उससे सीखने का प्रयास करें। तो वो वस्तु क्या हो गया, उसके लिए स्टिमुलस का काम किया, जिसको देख करके वो कार्य करने के लिए क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। नहीं तो ऐसे आप छोटे बच्चों को व्याख्यान देंगे तो वो व्याख्या उतने समय तक बोझिल होने लगता है, उनके लिए उबाऊ लगने लगता है। तो रुचिकर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अंतःक्रिया बीच बीच में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अंतःक्रिया करने के लिए आप शिक्षकों से भी, छात्रों से भी क्या कर सकते हैं, तमाम वस्तुओं का निर्माण करवा सकते हैं, क्लास में ला सकते हैं, ला करके उनको दिखा करके पढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद मौन विराम का प्रयोग। प्यारे बच्चों, इसका देखिए जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे कक्षा में मान लीजिए आपके 30-35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आप पारंपरिक शिक्षा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहां आप बोर्ड की तरफ मुड़े लिखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बात करने लगते हैं, किसी का बाल धके खींचेगा तो कोई पेन ऐसे चुभाएगा, ऐसे कहीं ना कहीं क्रियाएँ करने लगते हैं ना। तो आप क्या करिए कि, या फिर कोई ऐसा है, कोई ध्यान कहीं और लगा है, बाहर कहीं ध्यान लगाया हुआ है और आपको वो सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, तो आप क्या करिए, जो बोल रहे हैं ऐसे मार कर शांत हो जाइए बिल्कुल। फिर अचानक से वो देखेगा कि क्लास में तो कोई साउंड ही नहीं हो रहा है, आवाज़ ही नहीं हो रही है, सर पढ़ा, तो ऐसे था, तो आप वो देखेगा कि सर मेरी तरफ ही देख रहे हैं ना, तो इसलिए तुरंत उसका ध्यान क्या होगा, आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको क्या करना है, मौन विराम का प्रयोग भी बीच बीच में करते रहना है। ये भी क्या होगा, एक स्टिमुलस का काम करेगा। तो मौन विराम समझ में आया। दृश्य श्रव्य साधन के क्रम में परिवर्तन का प्रयोग। देखिए शिक्षण के दौरान जो हमने बात किया कि ऐसे स्टिमुलस पदार्थ, तो स्टिमुलस पदार्थ दृश्य के रूप में भी हो सकते हैं, श्रव्य के रूप में हो सकते हैं ना। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी क्रमवार परिवर्तन होता रहना चाहिए।
क्योंकि अगर सिर्फ दृश्य का ही प्रयोग आप कर रहे हैं तो उससे भी उबेंगे बच्चे ना। और एक ही दृश्य साधन का भी अगर बार बार आप प्रयोग कर रहे हैं तब भी उबते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, एक ही साधन का आप बार बार प्रयोग करेंगे तो उबने लगेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, उन साधनों में आपको परिवर्तन करते रहना है। एक ही उदाहरण मत दीजिए, उदाहरण भी चेंज करिए और उसके अकॉर्डिंग साधन भी आपके चेंज होने चाहिए, चाहे आपका दृश्य हो चाहे आपका श्रव्य साधन, तो इसमें भी परिवर्तन लाना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियात्मक सहयोग का होना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप शिक्षण कर रहे हैं वो क्रिया नहीं करेंगे। देखिए पहले के समय में जब होता था तो कह सकते हैं वैदिक काल में या उसके बाद वाली बौद्ध काल में जो शिक्षाएं होती थी तो वो शिक्षक केंद्रित ही होता था, जो भी आता था टीचर ही ज्ञान देता था और छात्र निष्क्रिय रूप से श्रोता की तरह सुनते थे, सिर्फ अंतःक्रिया नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं या फिर बच्चों को जुड़ने के लिए अंतःक्रिया करने के लिए क्रियाएं करते हैं ना। अब क्रिया का मतलब ये है कि जिस तरीके का हमारा पाठ्यक्रम है उस तरीके का टीचर क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसमें नाच रहा है, गीत गा रहा है ना, ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें वो करता है, तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा कहीं ना कहीं सीखते हैं और सहयोग भी करते हैं। आप जब क्योंकि जब आप गीत गाते हैं तो उनका वो भी अनुकरण करते हैं, उसी तरीके से गाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए क्रियात्मक सहयोग का होना भी जरूरी है, तभी ये माना जाता है कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय हैं, सुन रहे हैं, आपकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, तभी ना। जब तक सहयोग उनका नहीं होगा तब तक शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। और आपका लास्ट है, छात्र को रचनात्मक कार्य का अवसर दिया जाना चाहिए। आप अपने छात्रों को रचनात्मक कार्यों को करने के लिए क्या करिए, अवसर दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए दीजिए जिसमें वो अपने तर्क शक्ति, विवेक का प्रयोग करें, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करें, जिससे कि कुछ ऐसी चीज़ें निर्माण कर सके जिससे कि आपका शिक्षण भी प्रभावशाली हो और उनको सीखने में भी सहायता मिल सके। तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अवसर देना ना, अवसर देंगे तभी आप उसकी रचनात्मकता का विकास करा सकते हैं। बच्चों को सिर्फ हमें क्या करना है, स्मृति लेवल पे काम नहीं करना है, उनको आप देखेंगे तो हमको 3 स्तरों पे काम करना होता है, ज्ञान स्तर पर, बोध स्तर पर और प्रयोग स्तर पर। और उसके साथ साथ ये तो थोड़े से प्राइमरी लेवल होते हैं, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे तो हम एक एज ए टीचर चाहते हैं कि हम कहाँ पर बच्चों को करें, तो हम चाहते हैं कि बच्चा विश्लेषण करना सीखे ना, संश्लेषण करना सीखे और उसमें मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करने की भी क्षमता आ जाए। हम इस लेवल पे बच्चों को ले जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्ञान स्तर, बोध स्तर, प्रयोग तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर माने जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, ये ले जाते हैं। जब ऐसी चीज़ें उनमें डेवलपमेंट होती है तब बच्चों के अंदर क्या आता है, तब कहीं ना कहीं उनके अंदर रचनात्मकता आती है, ठीक है, तब उनके अंतर्गत सृजनात्मकता आती है, तब उनके अंतर्गत वो क्या बन पाते हैं, प्रतिभाशाली बन पाते हैं। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, उनको रचनात्मकता का विकास करना है, सृजनात्मकता का विकास करना है और उनको क्या बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है। अगर आप अपने शिक्षण के दौरान इन सब घटकों का बखूबी एज ए टीचर आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 6 मिनट के शिक्षण के दौरान कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें, घटकों को प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा और आप जब भी पारंपरिक शिक्षा में जाएंगे तो वहाँ आप ज़्यादातर बच्चों को सिखा सकते हैं इन कौशलों की सहायता से, ठीक है। समझ में? कोई प्रश्न है? अंतःक्रिया का प्रयोग देखिए, हाँ, यहाँ पर अंतःक्रिया तभी आप करेंगे जबकि आप बच्चों से प्रश्न पूछें, जो भी शिक्षण कर रहे हैं उसके बीच में उनसे क्या करिए, प्रश्न पूछिए, तभी ना अंतःक्रिया होगी। वो मेरे बातों को कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, आप प्रश्न पूछेंगे तभी ना पता चलेगा। या फिर आप बीच बीच में अंतःक्रिया करने के लिए कुछ ऐसे दृश्य सामग्री का निर्माण उनसे ही करवाइए। आओ बोर्ड पे जो हमने बताया उसको लिखो, सवाल है तो आओ चलो सॉल्व करो,
ना। अगर सॉल्व कर ले रहा है तो उसके लिए क्लैपिंग करवा लीजिए, है कि नहीं। उसका नाम बोर्ड पे लिख दीजिए कि इस बच्चे ने इस सवाल को हल कर दिया। अंतःक्रिया हो रही है ना, और नहीं तब तो ये बच्चे भी सचेत हो जाते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी सचेत होंगे कि हमको भी खड़ा कराया जा सकता है, हमसे भी पूछा जा सकता है, हमको भी बोर्ड पे खड़ा करवा करके सवाल लगाया जा सकता है। इसलिए सर जो बात बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो इसलिए टीचर को क्या चाहिए, छात्र के साथ अंतःक्रिया करना चाहिए। ठीक है। अब अंतःक्रिया करने के लिए चाहे आप विकासात्मक प्रश्न पूछें, बोधात्मक प्रश्न पूछें, मूल्यांकन प्रश्न पूछें, या फिर प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं जिससे प्रीवियस नॉलेज उनका चेक होता है। ठीक है। और कुछ प्रश्न है? चलो इतना ही रखते हैं फिर। ये घटक आया है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो।